आज हम लोग भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था जो सब्जेक्टिव है, रोशन आनंद सर जी के द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है उसी के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जो इसमें कुछ 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 ऐसा भी पॉइंट दिया गया है जो हम लोग को पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता है, उसको मैं डिटेल से समझने का प्रयास करूंगा। तो लर्न विद दीपक में आपका स्वागत है। और पीडीएफ के माध्यम से अगर किन्हीं को पीडीएफ भी चाहिए तो वो आप कमेंट में मांग सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय ब्रिटेन की महारानी चार्टर एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होंने कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत के मुगल जो साम्राज्य का शासन था और शासक कौन थे? अकबर थे। अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल से व्यापार प्रारंभ करना किया। अंग्रेज तथा मुगलों के बीच संघर्ष लड़ाई औरंगजेब के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हो गया। उसके बाद कोई भी योग मुगल बादशाह नहीं हुआ। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापना की। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ भारत की संयुक्त सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम थे, तथा यह दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल था। कंपनी के तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत हुआ। इस संधि के तहत कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार तथा कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। 1771 जाते जाते कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु सन 1773 में प्रथम अधिवेशन जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो पारित हुआ। इसमें देखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? जो 1773 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से क्या थे? अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइड, लिमेस्टर, चैम्बर्स। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से रिश्वत तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कंपनी का गवर्निंग बॉडी को के माध्यम से अपनी कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों को जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया है ना, कि देना बहुत जरूरी है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पारित किया गया ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए।
लेकिन इसमें भूल यह हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी जाती है। 1781 का संशोधन अधिनियम क्या है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का कार्य निर्धारित किया गया। इस कानून के राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता, जिसको कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो या न कि सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के 1784 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता निम्न है। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात लंदन में एक संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की। इससे पूर्व भी एक संस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो चुकी थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीओडी, और बीओडी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नामक संस्था कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था, जबकि बीओसी और स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नामक संस्था कंपनी के राजनीतिक मामला को देखता था। ध्यान रहे कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है कि ब्रिट्स इंडिया एक्ट के संशोधन करने के लिए 1786 में एक पारित किया गया, जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरलों के वीटो का विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के लागू होने के कारण बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद पर इस्तीफा दे दिया और वापस लंदन चले गए। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 3 कर दिया गया और दिया तथा मुंबई और मद्रास की सरकार को बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना होता है। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता निम्न है कि इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस एक्ट में यह कहा गया था कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार रहेगा। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इस एक्ट के तहत पारित होने के बाद जो कंपनी में भारत में चाय के व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था तथा एशियाई देश चीन के साथ पूर्णतः एकाधिकार व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। इस एक्ट के तहत भारत का दरवाजा व्यापार करने के लिए पूर्णतः खोल दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1813 चार्टर एक्ट के तहत। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय लोगों के लिए प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का
खुली छूट मिली। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार 1600 ईस्वी में दिया गया, लेकिन इससे पूर्व 1593 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी लिवेट को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। 1833 का चार्टर एक्ट क्या है? तो इस एक्ट में मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः रूप से समाप्त किया जाए, है ना। 1833 का चार्टर एक्ट है। इसके तहत कंपनी को भारत में पूर्णतः प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। इस कानून के तहत कंपनी में होने वाले नियुक्ति पर हो रहे भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नियुक्ति तथा नियोजन में भेदभाव रंग, धर्म, जाति के आधार पर होता था। इस अधिनियम ने कंपनी की सेवाओं में भारतीय लोगों को नियुक्ति होने का अवसर प्रदान किया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। इस एक्ट के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, लेकिन ध्यान रहे कि दास प्रथा का अंत 1843 के अधिनियम के तहत धारा 5 के तहत हुआ है। आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने को लेकर के 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने जो सिफारिश दी उस आधार पर 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम से अंग्रेजी को बनाया गया। भारत में सुशासन कायम करने को लेकर के 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।